गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू लॉ एंड लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 4 है हमारी पॉलिटी सीरीज़ का। और आज के सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। मैंने इससे पहले भी मेंशन किया था और आज भी कहता हूँ कि मैं चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आपको एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले अगर आपने पॉलिटी और इससे पहले अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ आई जाएंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल इजी और बेसिक लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाला हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, इससे पहले हमने, अगर आपने क्लासेस नहीं पढ़ी है आपको पढ़ लेना चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। वो एक बॉडी है जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, फ्रेम किया था। अब आप देख सकते हैं हम फ्रीडम स्ट्रगल में थे। फ्रीडम जब मिली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान अलग हो गया और डोमिनियन ऑफ इंडिया जो है वो अलग हो गया। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को किया गया था एनैक्ट एंड एनफोर्स। अब देखिए, आप समझ सकते हैं जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना नया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका नामकरण होता है, सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है। अगर आप यहाँ पे भी देखें, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, द फर्स्ट थिंग दैट वाज मेंशनड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, दैट इज नेम एंड टेरिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहला पार्ट जो है, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिस्कस करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सो वी कैन से पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब पार्ट 1 में आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इट मीन्स आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, दैट डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब शुरू करते हैं बिल्कुल आर्टिकल 1 से। देखिए, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे पहले क्या कहता है, वो कहता है नेम एंड टेरिटरीज ऑफ यूनियन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द आर्टिकल 1? नेम एंड टेरिटरीज। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, this is the title of article 1 of the constitution, article 1 of the constitution, name and territory। अब देखिए, आर्टिकल 1 का क्लास 1 जो है वो क्या कहता है, सबसे पहले नामकरण करता है। अब पार्टीशन के बाद हमारा नेशन बना था, तो क्या कहता है आर्टिकल 1? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत। तो सबसे पहले रखा गया नाम इंडिया, दैट इज भारत। ये दोनों नाम है जो आप इस्तेमाल करना चाहें। मगर साथ में और एक चीज कहा शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है? जब कोई स्टेट जब कोई नेशन डिफरेंट स्टेट्स को मिला के बनता है, उसे हम यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। जैसे स्टेट 1 प्लस स्टेट 2 प्लस स्टेट 3 सो ऑन। जब ये साथ मिलके कोई एक नेशन बनाते हैं तो उसे हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। अब इस यूनियन ऑफ स्टेट्स ये एक अच्छा खासा टॉपिक है, इसको आगे जाके हमें डिस्कस करना है व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उस टाइम हम यूनियन ऑफ स्टेट्स को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। सबसे पहले इसने नाम किया। अब दूसरे क्लास में कहा कि अब जो ये स्टेट्स है और जो बाकी टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज,
अब इनका भी तो कुछ नाम होना चाहिए ना, हर स्टेट का अपना नाम होगा, हर टेरिटरी का अपना नाम होगा, है कि नहीं। अब क्या कहा यहाँ पे, अब आर्टिकल 1 मेंशन तो नहीं करता हर स्टेट और टेरिटरी का नाम, इसने क्या कहा, आर्टिकल 1 क्लास 2 में कहा गया चाहे जो स्टेट्स हैं एंड टेरिटरीज है, देयर ऑफ shall be specified in Schedule 1 of the Constitution. Schedule 1 of Constitution क्या कहा, आर्टिकल 1 क्लास 2 हमें कहता है अब जो ये यूनियन ऑफ स्टेट से इंडिया बना, अब जो इसमें ये स्टेट्स हैं और ये टेरिटरीज है, इनका क्या नाम है, इनकी क्या टेरिटरीज है, दैट विल बी गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, इस फर्स्ट शेड्यूल को भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आर्टिकल 1 को खत्म करते हैं। चलिए जी, अब तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहली चीज, आर्टिकल 1 हमें बताता है नाम किसका, अपने नेशन का, फिर नेचर बताता है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, फिर ये कहता है कि जो ये स्टेट्स और टेरिटरीज है इनका क्या नाम है और कि इनकी क्या टेरिटरी है, वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। अब टेरिटरी के मुतालिक देखते हैं, तो क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 1 हमें क्या कहता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या है, नाम तो बताया, अब टेरिटरी को देखते हैं। तो क्लास 3 कहता है जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है दैट विल कंप्राइज ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीज़ों से बनेगा टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज़ इसने क्या कहा, कहा टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है दैट विल इंक्लूड, द फर्स्ट थिंग इज टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या चीजें आएंगी, पहला आएगा टेरिटरी ऑफ स्टेट, दूसरा आएगा टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज शॉर्ट में। अब इन सिंपल हम लिख सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में एक तो टेरिटरी ऑफ स्टेट आएगा, दूसरा यूनियन टेरिटरीज आएंगी, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करता है, कहता है सच अदर टेरिटरीज, आप ये साथ साथ लिखिए, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, अब देखिए पूरा हम सामने रखते हैं आर्टिकल 1 को। आर्टिकल 1 सबसे पहले कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, जिसके क्लास फर्स्ट में ये पहले नाम देता है किसको, हमारे नेशन को, इंडिया दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो नेचर ऑफ इंडिया भी ये साथ में ही कह रहा है कि यूनियन ऑफ स्टेट से बनेगा। फिर कहता है अब जो ये स्टेट्स और टेरिटरीज है इनका क्या नाम है, इनकी कौन सी टेरिटरी होगी, वो हम फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करके रखते हैं। फिर थर्ड, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो इंक्लूड करता है एक तो स्टेट्स ऑफ इंडिया, दूसरा यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, और थर्ड वो सारी टेरिटरीज विच में बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को ये चीज़ पता थी, इन फ्यूचर देयर आर चांसेस इंडिया में एक्वायर सम लैंड फ्रॉम अदर टेरिटरीज, फ्रॉम अदर कंट्रीज, कहीं पे भी, उस टाइम में जो वो लैंड है दैट विल आल्सो बिकम द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसलिए ये प्रोविजन रखा गया था दैट सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। ठीक है, अब यहां पे हम देख सकते हैं आर्टिकल 1 जो है इट एक्चुअली डील्स विथ 2 थिंग्स। पहला नेम ऑफ कंट्री, कि क्या नाम रहा कंट्री का, दूसरा टाइप ऑफ कंट्री, किस टाइप की, किस नेचर की है। अगर हम देखें तो नाम तो इंडिया दैट इज भारत रखा गया,
अब टाइप क्या है? टाइप इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो नेचर ऑफ इंडिया क्या है? इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. कंट्री को तो डिस्क्राइब किया गया एज यूनियन, मगर आप आगे देखेंगे कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर. इसलिए मैंने कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये एक अच्छा खासा टॉपिक है, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं. फिलहाल के लिए आप आर्टिकल फर्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए. तो आर्टिकल फर्स्ट में दो ही चीज़ें दी गई थी. पहला नेम ऑफ द कंट्री, सेकंड इज टाइप ऑफ कंट्री. नेम इज इंडिया, दैट इज भारत, एंड टाइप इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. अब क्यों ऐसा हुआ कि आर्टिकल 1 हमने प्रेफर किया यूनियन ऑफ स्टेट्स? यूनियन ऑफ स्टेट्स को क्यों प्रेफर किया गया? कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स को दो रीजंस की वजह से प्रेफर किया गया. पहले, ये जो हमारा यूनियन है ना, ये किसी एग्रीमेंट बेस्ड पे नहीं बना है. स्टेट्स ने आके एग्रीमेंट साइन नहीं किए है कि चलो जी हम इंडिया के साथ रह रहे हैं. नहीं. फर्स्ट थिंग, दिस यूनियन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट. सेकेंड थिंग, ये जो भी स्टेट्स है, इस यूनियन में जो भी स्टेट्स हैं, इनके पास राइट टू सिसीड नहीं है. ये इस यूनियन को छोड़ के नहीं जा सकते. सो यूनियन ऑफ स्टेट वाज प्रेफर्ड फॉर टू रीजंस. फर्स्ट इज it is not the result of agreement among states, and second that the states does not have right to secede. ये यूनियन को छोड़ के कभी नहीं जा सकते हैं. ये खुद को कभी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है विद स्टेट्स एंड टेरिटरीज. उनका जो नाम है, with the name and the territories of the states and union territories of India. तो at present अगर हम देखेंगे, we have 28 states and 8 union territories. अब इसको भी हम इन फुली हम इसको डिस्कस करेंगे, इन डिटेल हम इसको पढ़ेंगे, मगर when we will be discussing reorganization. रीऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक आने वाला है आगे, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेट का क्या टेरिटरी है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में क्या चीज़ें हैं, क्या कितना एरिया है. पूरा वो मैप हम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा इन डिटेल पूरा मैप बनाना भी सीखेंगे और देखेंगे कि इसका कितना एरिया है और किस तरीके का है. सो वी विल मेक द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. वो बिल्कुल अच्छे से हमें याद होगा कौन सी जगह कहाँ पे है. अब देखिए, इस आर्टिकल 1 में आपने ये चीज़ तो अच्छे से समझ ली कि इंडिया दैट इज़ भारत नाम कैसे पड़ा और टेरिटरीज ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है. एक चीज़ हमने देखी, हमने कहा एक प्रोविजन में दैट सच टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड. such territories as may be acquired. अब इसका क्या मतलब है? अगर कल को हमने कोई एक टेरिटरी को एक्वायर किया तो इसका पावर किसके पास रहेगा? हु कैन एक्वायर दिस? और अब अगर एक्वायर किया तो क्या हम सिसीड भी कर सकते हैं? किसी एक अपने एरिया को छोड़ भी सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क को दे सकते हैं. अब अगर हमने किसी एरिया को एक्वायर किया, उसमें जो पॉपुलेशन रह रही है उसका क्या होगा? वो कहाँ के सिटीजन्स रहेंगे? ये सब चीज़ें फर्दर मेंशन की गई है. अब आर्टिकल 2 से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा. अब देखिए, जब हम आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो वो हमें कहता है एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट
ऑफ न्यू स्टेट्स। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, ठीक है। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स तो हम समझ पाते, एक्वायरिंग न्यू स्टेट तो हम समझ पाते, मगर ये एडमिशन क्या है, ये एस्टैब्लिशमेंट क्या है, इस चीज़ को पहले हमें समझना है। देखिए, तो आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका टाइटल है एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर्स है, वो बाय लॉ एडमिट कर सकता है या एस्टैब्लिश कर सकती है न्यू स्टेट्स। Parliament may by law admit or establish new states upon the terms and condition as it thinks fit. आर्टिकल 2 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आपके पास पावर है कि आप एडमिट कर सकते हैं या एस्टैब्लिश कर सकते हैं नई स्टेट्स को, जैसे आपको बेहतर लगे। अब यहाँ पे सवाल आता है, व्हाट इज़ दिस एडमिट एंड व्हाट इज़ दिस एस्टैब्लिशमेंट। अब देखिए, एडमिशन को अगर हम देखें, एडमिशन होता क्या है और एस्टैब्लिशमेंट होती क्या है, जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। देखिए, एडमिशन क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई एक स्टेट है, लेट अस सपोज we have जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये समझिए हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर था एज अ स्टेट। अब इसमें क्या किया यूनियन गवर्नमेंट ने इसमें बाइफर्केशन की। इसने क्या किया, देखिए, इसने लद्दाख को अलग कर दिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को इसने अलग कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइफर्केशन। जब एक स्टेट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, इट वाज वन स्टेट, इट वाज डिवाइडेड इनटू S1 माइनस S2। S1 इसको बनाया गया, S2 इसको बनाया गया। यह है तो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। तो इसको बनाया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको बनाया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइफर्केशन। एग्जिस्टिंग स्टेट को जब दो हिस्से किए जाए, दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, इट इज कॉल्ड बाइफर्केशन। अब और भी एक प्रोसेस हो सकती है। लेट अस सपोज ये एक स्टेट है S1, इसका इतना एरिया है। दूसरा स्टेट है S2, इसका इतना एरिया है। लेट अस सपोज इसका नाम A है, इसका नाम B है। कल को अगर पार्लियामेंट को लगा नहीं जी, हम इसको दो स्टेट्स नहीं रखेंगे, इनको पूरा एक स्टेट बनाएंगे और इसको Z नाम रखेंगे, तो यहां पे क्या हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मर्जर। यहां पे दो स्टेट्स को आपस में मिलाया गया, इट इज कॉल्ड एज मर्जर। मगर ये भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स का हुआ ना, ये स्टेट्स ऑलरेडी इंडिया के पास थी। तो अब हम क्या कहते हैं, एडमिशन क्या होता है। हम कहते हैं जब हम मर्जर, when we do merger or bifurcation of an existing state, it is called as admission. What is admission? Admission is the merger or bifurcation of existing state. ठीक है, पहले होता है मर्जर, S1 स्टेट 1 को स्टेट 2 के साथ मिलाया गया, बन गई नई स्टेट, इट इज मर्जर। S1 को S से माइनस किया गया थोड़ा सा पार्ट, ठीक है,
तो बनाई गई नई स्टेट, तो इसको हम कहते हैं बाइफर्केशन। सो मर्जर और बाइफर्केशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टिंग स्टेट, इसको हम कहते हैं एडमिशन। इट इज एडमिशन। अब और एक चीज हमें समझना है, ये जरूरी नहीं है बाइफर्केशन में आधा लिया जाए, क्यों ना थोड़ा सा ही पार्ट लिया जाए, इसको भी हम बाइफर्केशन कहते हैं। क्यों ना एक स्टेट, ये है S1 फॉर एग्जांपल, ये है S2, अगर S2 का सिर्फ इतना सा पार्ट लिया जाता है और इसके साथ मर्ज किया जाता है, इसको भी हम मर्जर कहते हैं। सो नाउ इन शॉर्ट, व्हाट इज एडमिशन? Admission is nothing, it is merger and bifurcation of existing states. Now, what is establishment? अब establishment क्या है? Establishment simply means जब इंडिया के करंट टेरिटरी में किसी नए पार्ट को ऐड किया जाए, इट इज सिंपली द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। जब हम किसी और टेरिटरी, किसी और नेशन के किसी पार्ट को, किसी टेरिटरी को एक्वायर करें, ठीक है, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से चाइना का कोई पोर्शन हमने क्या किया, एक्वायर किया, तो इसको अब हम नई स्टेट बनाएंगे। दिस इज द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। जब हम क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट विच वाज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ इंडिया करें, तो उसे हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, ठीक है, विच वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। ये चीज यहां पे याद रखनी है। अब देखिए, तो इट सिंपली मीन्स आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप दो चीजें कर सकते हैं। क्या? पहला एडमिशन, दूसरा एस्टैब्लिशमेंट। एडमिशन क्या होता है? मर्जर और बाइफर्केशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट जो इससे पहले पार्ट ऑफ इंडिया ना हो, विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर। अब देखिए, आर्टिकल 2 कहता है कि ये जो हमने ऑल्ट्रेशन की, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑल्ट्रेशन, ठीक है, एक्सटर्नल ऑल्ट्रेशन। And this external alteration can be done by parliament only. सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट्स के नाम और स्टेट्स की टेरिटरीज को बदल सकता है, वो मर्जर और बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स कर सकता है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स कर सकता है। सो ये एक्सटर्नल ऑल्ट्रेशन का पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अब अगर ऐसा हो कि इंटरनल ऑल्ट्रेशन करना हो, मैं आपको पहले बताऊंगा इंटरनल ऑल्ट्रेशन होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अब कोई स्टेट है, लेट अस सपोज यही हमने J&K एज अ स्टेट ले ली, ठीक है, या कोई भी स्टेट, लेट अस सपोज दिस इज अ स्टेट, ये हमने स्टेट एक ले लिया। अब इस स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। अब लेट अस सपोज देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट, वन इज Baramulla, another is Bandipora. Now, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको क्या कर सकती है, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को मर्ज भी कर सकती है, इनको मिला भी सकती है, मसला खत्म, बन गया ये बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट एक, ठीक। या चाहे तो बाइफर्केट भी कर सकती है। जैसे ये बात सच है, पहले जो ये था, ये इट वाज टोटली ऑल वाज बारामूला, ये पूरा का पूरा जो एरिया था इट वाज बारामूला, बट लेटर ऑन बाइफर्केशन वाज डन और बारामूला को अलग किया गया और बांडीपोरा को एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। सो यहाँ पे भी मर्जर और बाइफर्केशन हो सकती है डिस्ट्रिक्ट्स में। इंटरनल ऑल्ट्रेशन मीन्स ऑल्ट्रेशन विथ इन स्टेट, स्टेट के अंदर अंदर अगर आपको ऑल्ट्रेशन करनी है
या किसी जगह का नाम बदलना है, जैसे आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, वो ही इज़ फेमस फॉर चेंजिंग द नेम्स ऑफ द प्लेसेस। अब अगर विथिन स्टेट आपको बाइफर्केशन करना हो, मर्जर करना हो, ठीक है, तो ये वाले पावर जो होते हैं ये स्टेट के पास होते हैं। So it means external alteration can be done by parliament only, but internal alteration is done by state only. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। इट मीन्स मर्जर एंड बाइफर्केशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, ब्लॉक्स, तहसील्स। और मर्जर और बाइफर्केशन में साथ साथ नेम चेंज का भी हमें ये आप चीज़ याद रखिएगा कि चेंजिंग ऑफ नेम within a state is the power to the state government, and changing a name of a state and making an alteration in the boundaries of the state is the power of parliament. अब चाहे ये इंटरनल ऑल्ट्रेशन है या एक्सटर्नल ऑल्ट्रेशन है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं अभी आर्टिकल 2 के तहत जो है पार्लियामेंट को पावर मिलता है कि वो एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेटस कर सकता है, ठीक है। सो पावर लाइज विद द पार्लियामेंट, इट इज आर्टिकल 2 विच एम्पावर्स पार्लियामेंट। अब क्या है, अब इसके लिए कोई प्रोसीजर तो होगा ना, देयर विल बी सम प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम। तो इट इज आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मैं लिख लेता हूं यहां पे। आर्टिकल 3 हमें देता है प्रोसीजर, किस चीज के लिए, प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, alteration of areas, alteration of boundaries, change of name। तो ये सारे पावर्स किसको मिलते हैं, पार्लियामेंट के पास है बाय आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर आर्टिकल 3 हमें देता है प्रोसीजर कि कैसे हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन इन द नेम कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 3 जो है ये एम्पावर करता है अब पार्लियामेंट को, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट। किस चीज के लिए एम्पावर करता है वो मैं मेंशन करूंगा। सबसे पहला फर्स्ट थिंग कि आप न्यू स्टेट बना सकते हैं, यू कैन क्रिएट ए न्यू स्टेट। कैसे, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट। कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल ये स्टेट है, आपने इसके 2 हिस्से किया, बाइफर्केशन की, इसको S1 बनाया, इसको S2 बनाया, ये एक तरीका है। दूसरा इसको बाइफर्केशन कहते हैं। दूसरा मैंने अभी बताया आपको मर्जर, ये अभी तक S1 था, ये S2 था, आपने इसको मर्ज किया, इन जनरल आपने इन दोनों को S3 बना दिया, कोई एक स्टेट बना दिया, S बना दिया, इट इज कॉल्ड एज मर्जर। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, कोई एक स्टेट है, फर्स्ट वन इज to form new states by separation of territory of any state, हो गया ये। दूसरा हो गया by uniting 2 or more states, आपने 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को यूनाइट कर दिया और नया एक स्टेट बनाया। थर्ड इज by increasing the area, by increasing area। अब देखिए ये क्या होता है, कोई एक स्टेट यहाँ पे है, दूसरा स्टेट बिल्कुल इसके साथ में यहाँ पे है, S2 S1। अब इसको क्या लगा, लेट अस सपोज इनको लगा S1 जो है बिल्कुल छोटा पड़ रहा है और S2 जो है बहुत बड़ा है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो क्या किया जाता है कि इस वाले S2 में से
थोड़ा सा एरिया जो है डिमिनिश किया जाता है और S1 में इंक्रीज किया जाता है, तो ऐसे बनती है फिर नई वाली स्टेट्स दो। ठीक, तो वी कैन से सो पार्लियामेंट ईदर बाय बाइफर्केशन और बाय मर्जर और बाय इंक्रीजिंग एरिया और बाय डिमिनिशिंग एरिया, एरिया को कम भी किया जाता है ना दूसरे वाले स्टेट से, और बाय डिमिनिशिंग एरिया, इस चीज से। अब और एक चीज भी हो सकती है, लेट अस सपोज ये एक स्टेट है और ये दूसरा स्टेट है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इनकी जो बाउंड्रीज है वो ऐसे ऐसे थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, अब कभी कभी पार्लियामेंट क्या करता है कि इस बाउंड्री को ठीक करने के लिए कहते हैं नहीं जी, अब नई वाली बाउंड्री ये रहेगी बिल्कुल स्ट्रेट। अब इससे क्या हो गया, इससे हो गई अल्ट्रेशन इन बाउंड्रीज, बाउंड्री बदल गई। कल तक ये वाला एरिया जो है इस स्टेट का था, ये वाला एरिया जो है इस स्टेट का है, अब चेंज हो गई। नाउ देयर इज अल्ट्रेशन इन बाउंड्रीज। और पांचवी चीज, पार्लियामेंट जो है वो नाम भी बदल सकता है। अब इसके लिए प्रोसीजर है। ठीक है, इसके लिए प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ प्रोसीजर आप बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसीजर आपको कंटिन्यूसली फिर काम आने वाला है। ठीक है, देखिए अगर हम नॉर्मली पहले बात करते हैं कि एक बिल को कंटेम्पलेट किया जाता है, अ बिल कंटेम्पलेटिंग अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विथ प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 3 हमें प्रोसीजर देता है बट कंडीशंस भी देता है साथ में ही। इट गिव्स अस 2 कंडीशंस। आर्टिकल 3 lays down 2 conditions in this regard. First thing, that a bill with the above changes must be introduced in the parliament with the prior recommendation of president. Second, before recommending the bill to the president, it has to go to the स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये चीज़ें मैं आपको पहले बताता हूँ। अब देखिए, पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर कोई भी बिल हमें इंट्रोड्यूस करनी होती है पार्लियामेंट में, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बिल को लाते हैं, बिल को तैयार करते हैं, फिर वो एक काम करते हैं, उसे प्राइम मिनिस्टर के पास भेजते हैं। प्राइम मिनिस्टर उसको भेजता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको भेजता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में सबसे पहले वो जाती है यूजुअली लोकसभा में। लोकसभा में उसकी रीडिंग होती है, पहले होती है फर्स्ट रीडिंग, जिसमें सिर्फ उसके ऊपर से उसको पढ़ा जाता है, उसके टाइटल्स को पढ़ा जाता है। पहले होती है फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद होती है सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग में अच्छे से क्लॉजेस वगैरह को पढ़ा जाता है। फिर होती है थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में उसको इन डेप्थ पढ़ा जाता है। और फिर अगर ये पास हुई, इफ इट गेट्स पास्ड, फिर ये कहाँ जाती है, अगर यहाँ से थर्ड रीडिंग के बाद ये पास हुई तो ये जाती है राज्यसभा में। राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और इसके बाद अगर ये पास हुई तो फिर ये वापस जाती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। किस लिए, एजेंट के लिए। इट गोज टू द प्रेसिडेंट, बैक टू द प्रेसिडेंट फॉर एजेंट। ठीक है, ये है किसी भी बिल का प्रोसीजर जब हमें कोई भी बिल पास करनी होती है। मगर आर्टिकल 3 हमें एक 2 कंडीशंस देता है। पहला कि जो ये ऑल्ट्रेशन वाली चीज़ है, जहाँ पे एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की बात हो, वहाँ पे 2 कंडीशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है एज पर आर्टिकल 3। पहला कि
इस बिल के लिए प्रेयर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होनी चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रेयर रिकमेंडेशन। दूसरा, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द लेजिस्लेचर। जब यहाँ पे आपने देखा कि प्रेसिडेंट यहाँ से भेजता है किधर, पार्लियामेंट, मगर यहाँ पे एक चेंज आ जाती है कि इसको स्टेट लेजिस्लेचर को भेजना पड़ता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तैयार करते हैं बिल, ये भेजते हैं किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर कहाँ भेजता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। मगर यहाँ पे हमें प्रियर रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अब भेजनी थी ये पार्लियामेंट में, मगर आर्टिकल 3 कहता है कि नहीं, पहले पार्लियामेंट में नहीं, पहले इसको स्टेट लेजिस्लेचर में भेजो। फर्स्ट सेंड इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर अगर बाई कैमरल हुआ तो उसमें क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और पास हुई तो फिर इधर फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और पास हुई तो फिर जाएगी वापस कहाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। जब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी देन इट विल सेंड इट टू द पार्लियामेंट। फिर आपको पता है पार्लियामेंट में फिर वही प्रोसीजर, कहाँ, लोकसभा में फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, पास। फिर कहाँ, राज्यसभा, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और फिर अगर पास हुई तो बैक टू प्रेसिडेंट। तो आप यहाँ पे ये प्रोसीजर देख सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी होती है, या तो वो एजेंट देगा, या तो रिजेक्ट करेगा, या तो विथहेल्ड रखेगा, या तो चेंज करेगा, ठीक है, या इट विल आस्क फॉर सम चेंज। अब देखिए ये जो बिल वाला प्रोसीजर है ना, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आर्टिकल 3 को समझने के लिए हमने यहाँ पे कोशिश की कि चीज़ों को हम बिल्कुल आसानी से समझे। तो अब देखिए यहाँ पे हमने बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भेजता है किधर, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन करना बहुत ही लाजमी है और आपको याद रखना बहुत ही लाजमी है, ठीक है। चाहे प्रेसिडेंट है या पार्लियामेंट है, वो बॉन्ड नहीं है बाय द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये स्टेट लेजिस्लेचर क्या कहता है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर मर्जर के लिए माने, बाइफर्केशन के लिए माने, चेंज ऑफ नेम के लिए माने या न माने, इनका ओपिनियन चाहे कुछ भी हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो पार्लियामेंट है दे आर नॉट बाउंड, दे आर नॉट बाउंड बाय द व्यूज और द ओपिनियन ऑफ द स्टेट। वो इसके कंसेंट के बगैर भी कर सकते हैं, दे कैन डू विथआउट कंसेंट। ये स्टेट के मामले में है। अब अगर यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी को तो ये भेजा भी नहीं जाता, देयर इज इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस इज नीडेड टू बी मेड, ठीक है। यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर को भेजा ही नहीं जाता। अब इससे हमें क्या समझ आता है, जब स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है इसके पास पावर है, इट कैन रिड्रीव द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को बिल्कुल रिड्रीव कर सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। कहते हैं ना नक्शा बदलना, ये नक्शा ही बदल सकते हैं। अब क्यों, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है दैट इज गारंटीड ओनली टू इंडिया। स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता है, बिकॉज in this union of states it is union which is more stronger.
माना इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मगर इस यूनियन ऑफ स्टेट में सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है, मगर फिर भी सेंटर जो है दैट इज मोर पावरफुल, सेंटर को ज्यादा पावरफुल रखा गया है। स्टेट्स इवन डोंट हैव राइट टू सीड, वो खुद को अलग भी नहीं कर सकते। So here we can see that the parliament has powers that it can redraw the political map of India. ये इंडिया के पॉलिटिकल नक्शे को बदल सकते हैं। और स्टेट्स को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी गारंटी नहीं करता है। इसलिए हम कहते हैं इंडिया जो है इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। इस स्टेटमेंट को आप लिख के रखिएगा, इंडिया इज indestructible union of destructible states। तो इंडिया में स्टेट जो है वो तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है बाय मर्जर और बाइफिकेशन, बाय इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग द एरिया, बट यूनियन को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। दिस स्टेटमेंट इज वेरी पावरफुल एंड इट शोज हाउ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इज प्रोटेक्टेड, बट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट इज नॉट गारंटीड। अब देखिए, हमने कहा था फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है विथ नेम एंड टेरिटरी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए, जब किसी भी किस्म का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, जब किसी भी तरह का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, जब पार्लियामेंट अपने पावर्स इस्तेमाल करेगी टू एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, इट मीन्स कि इस शेड्यूल फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे भी असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, वी वर हैविंग ओनली 6 यूनियन टेरिटरीज। जब इंडिया जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख को बनाया गया, तो इट मीन्स कल तक तो इस फर्स्ट शेड्यूल में जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट रिटन था, मगर अब जम्मू एंड कश्मीर को एज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखना है और लद्दाख को एक नया सा यूटी ऑफ लद्दाख लिखना है। तो देयर विल बी चेंज इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये चीज़ आप याद रखना, इफ reorganization is done then schedule first of the constitution is subject to change। ठीक है। अब शेड्यूल फर्स्ट में सिर्फ इतना ही नहीं है कि नेम एंड टेरिटरी, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स भी देता है। अब आपको पता है नंबर लोकसभा सीट्स तो एज पर पॉपुलेशन है। कल तक जे के पास जितनी नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स थी, जब लद्दाख इससे अलग हो गया तो अब तो चेंज आएगा ना नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स में। सो इट इज़ ऑल्सो गिवन इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So when reorganization of any state is done, schedule 1 of the constitution is subject to change. That means we need an amendment in the constitution. But here we can see that number of Lok Sabha seats also changes under schedule first of the constitution. अब जब लोकसभा सीट्स बदलेंगी फिर तो राज्यसभा नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स भी चेंज होंगी ना। अलबत्ता ये जो नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स है इट इज़ गिवन इन द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो अब हम कह सकते हैं अगर रिऑर्गेनाइजेशन होती है फिर तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, उनमें चेंज आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल 4 में चेंज आ रहा है
फिर तो हमें अमेंडमेंट कर लेनी चाहिए थी, फिर तो अमेंडमेंट होगी ना कॉन्स्टिट्यूशन की। मगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4 में वहीं से कहता है, क्या कहता है? कहता है अगर कोई भी चेंज आती है, इफ देयर इज एनी चेंज ड्यू टू आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ड्यू टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, they are not considered as amendments under article 368। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को हमें जब भी अमेंड करना होता है ना, तो हम उसे अमेंड करते हैं अंडर आर्टिकल 368। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा जब भी हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कर रहे हैं तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 जो है इसमें चेंज आ रही है, लोकसभा और राज्यसभा सीट्स में चेंज आ रही है। तो इसका मतलब जब फर्स्ट शेड्यूल और 4th शेड्यूल में चेंज आएगी तो हमें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करनी थी। मगर आर्टिकल 4 हमें वहीं से कहता है कि अगर कोई भी चेंज ड्यू टू आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इन सिंपल ड्यू टू एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स or in simple due to reorganization of states, if there is any change, that change will not be considered as amendment under article 368। फिर क्या उसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आर्टिकल 4 हमें कहता है अगर कोई भी चेंज आर्टिकल 2 और 3 की वजह से आए, that is not to be considered as an amendment under article 368, but such laws can be passed by simple majority in the parliament। पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के तहत वोटिंग करो और उस लॉ को पास करो। इट मीन्स दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स है, जैसे कि हम देख सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, that was passed by the simple majority in the parliament। ठीक है, by simple majority। now you are done from article 1 to article 4 of the constitution। मगर जब हमने ये आर्टिकल 1 और 4, इसका एक क्विक रिवाइज हम देखते हैं। आर्टिकल 1 जो है वो हमें नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया कहता है। क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, वो रहेगा क्या? यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर जो ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इनका क्या नाम रहेगा? वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो 3 चीज़ें इंक्लूड करती है। पहला स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरीज, तीसरा एक्वायर्ड एरियाज, सच एरियाज विच में बी एक्वायर्ड। अब आर्टिकल 2 हमें क्या कहता है? वो कहता है पार्लियामेंट को पावर है, वो कर सकता है एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट। आर्टिकल 3 हमें क्या कहता है? प्रोसीजर क्या रहेगा, किस चीज़ के लिए? अमेंडमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जिसमें हमने देखा कि कैसे बिल पास होती है, कैसे फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर को भेजनी होती है, और कैसे अंडर आर्टिकल 3 फिर स्टेट ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट जो है दे आर नॉट बाउंड विद द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंज आ जाती है, बट दैट चेंज इज नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये कौन कहता है? आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है। अब देखिए, ये तो आप लोगों ने समझ लिया, मगर इज दिस power of admission and establishment giving powers to parliament, क्या इस एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट के तहत पार्लियामेंट को पावर मिलता है कि वो अपनी ज़मीन, अपनी टेरिटरी किसी और को दे? कैन पार्लियामेंट secede states or any part of state or any territory? क्या पार्लियामेंट किसी दूसरे मुल्क को
अपना कोई स्टेट, अपना कोई एरिया, अपना कोई टेरिटरी दे सकता है? This is the question that we are going to discuss in part second of this video. Thank you.